Pyro Anime. ये बस एक नॉर्मल सा लड़का था, लेकिन जब ये दूसरी वर्ल्ड में रिइंकार्नेट होता है तब वो उस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बनता है एक चीट स्किल के मदद से। इस लड़की का नाम फैम है, जो कि एक दूसरे वर्ल्ड में 10 साल पहले अचानक से रिइंकार्नेट हो जाता है। और जैसे ही वो एक दूसरी दुनिया में आता है, वो उसके सामने दो ग्रैंड मास्टर लेवल के बंदों को देखता है। वो दोनों ही बंदे SSS रैंक के थे। तब ये पर्पल कलर का ग्रैंड मास्टर, जिसका नाम लाय था, वो अपना एक टेक्निक यूज करके लाय को एक माउंटेन में घसीट देता है और उसे लग रहा था कि वो जीत चुका है। लेकिन तभी वो ग्रैंड मास्टर उठता है और अपना एक मार्शल आर्ट्स टेक्निक की मदद से उसको वहीं पर दिखा देता है कि आखिर कौन बॉस है। अचानक से सीन चेंज होता है और हम फैम को देखते हैं, जो कि क्लासरूम में था और उसे देख के ऐसा लग रहा था उसने एक बहुत ही बुरा सपना देखा है। फैम के सामने उसके टीचर थे, जो कि ये बोल के जाते हैं कि कल मार्शल आर्ट्स एग्जाम का प्रैक्टिस चालू होने वाला है। फैम का शक्ल देखने लायक था, क्योंकि उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। फैम अपने दोस्तों के साथ था, लेकिन तभी वहाँ पर एक और दोस्त आता है, जो कि मोबाइल में उसे एक वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में एक लड़का, जिसका नाम ली था, वो कह रहा था कि आज मैं तुम लोग को एक चीज दिखाने वाला हूँ, और अगर ये जगह दिखाते दिखाते मैं मारा जाऊँ तो मुझे प्लीज याद रखना। उस वीडियो में उस जगह को देखकर फैम को लग रहा था, अरे अभी यही तो जगह मैंने अपने सपने में देखी, जहाँ पर दो ग्रैंड मास्टर एक दूसरे से लड़ रहे थे। फैम को अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। कुछ देर बाद ये सब वो इंटरनेट में सर्च करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एक पैरेलल वर्ल्ड में एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट पूरी दुनिया को रूल करते हैं। उसे ये भी पता चलता है कि जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट होगा, उसकी जिंदगी उतनी ज्यादा बेटर होगी। इसका मतलब कि कल जो उसके स्कूल में मार्शल आर्ट्स का एग्जाम होने वाला है, वो कहीं ना कहीं तो रिलेटेड है। तो फैम को लगता है कि उसे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन उसे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए 10,000 रूपए देने होंगे। और क्योंकि फैम एक दूसरी वर्ल्ड में रिइंकार्नेट हुआ है, तो उसे अभी दूसरी फैमिली भी मिली ही होगी। वो तो बस यही उम्मीद कर रहा था कि उसकी ये वाली फैमिली थोड़ी सी रिच हो, क्योंकि उसे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। और अब कुछ देर बाद खोजते खोजते फैम अपने फैमिली के पास पहुंच जाता है, जहां पर जैसे ही वो अपने घर के अंदर घुसता है तो वो अपनी छोटी बहन को देखता है। वो एक छोटी सी बहन को अपने पास देखकर खुश हो जाता है और उसका गाल चिपने लगता है। कुछ देर बाद उसकी फैमिली एक साथ खाने बैठती है, जहाँ पर फैम अपने फादर से पूछता है, तो फादर, क्या मैं इस मार्शल आर्ट्स एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? मार्शल आर्ट्स का नाम सुनकर उसके फादर थोड़े से चुप हो जाते हैं और वहाँ से उठ के चले जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में उसके फादर वापस आते हैं और बहुत ही खुशी खुशी कहते हैं कि ठीक है, और उसके सामने 10,000 रूपए रख देते हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी फैमिली बहुत ज्यादा रिच है, लेकिन इस दुनिया में फैम के फादर एक अच्छे आदमी हैं, जो कि अपने बेटे के इच्छाओं को दबा के नहीं मारते। जहां हम ये भी देखते हैं कि फैम की मदर, जो एक हाउसवाइफ थी, वो भी काम करने लगती है, ताकि वो कुछ पैसे कमा कर हेल्प कर सके फैम की मार्शल आर्ट्स में। अगले दिन सुबह जब फैम के दोस्तों को पता चलता है कि उसने 10,000 रूपए देकर मार्शल आर्ट्स में एडमिशन करवाया है, तब उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम्हारी फैमिली ने इस पे बेकार पैसे वेस्ट किए, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। तभी हमें टीचर को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि एक बंदा, जिसका नाम वैंग है, जो कि एक बहुत ही अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है, वो कल हमारे स्कूल को विजिट करने वाला है और वो तुम सबको कुछ इन्फॉर्मेशन भी देगा। और उस लड़के को स्टेशन से पिकअप करने के लिए फैम को ही जाना होता है, क्योंकि उसके टीचर ने बोला था। इसके बाद हम फैम को देखते हैं अपने घर में, जो कि उदास सा बैठा था, क्योंकि ये सब काम में उसके फैमिली के बहुत सारे पैसे जा रहे थे। और तभी हम फैम के मदर को देखते हैं, जो कि 2 टाइप के पिल्स लाते हैं, जिनको ब्लड रिफाइनिंग पिल्स बोला जाता है। ये पिल्स मार्शल आर्ट्स एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, लेकिन ये पिल्स के दाम बहुत ज्यादा है, जो की एक पिल के लिए 30,000 रूपए तक गए थे। तभी हम फैम को देखते हैं, जिसके स्टैट्स उसके सामने आ जाते हैं, जो की काफी ज्यादा लो थे, लेकिन उन पिल्स को लेने के बाद ही उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है। ये चीज इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था कि इसकी भनक एक क्रिमिनल को भी लग जाती है। इसको क्रिमिनल नहीं कह सकते, ये एक बहुत ही बड़ा मार्शल आर्टिस्ट है, जिसने अभी एक लड़की को कैद कर रखा है। दूसरी तरफ हमें वोंग को दिखाया जाता है, जो कि कल सुबह आने वाला था, लेकिन वो रात ही को पहुंच चुका है। और वोंग इसलिए इतनी जल्दी आया होता है ताकि वो उस क्रिमिनल को पकड़कर उस लड़की को बचा सके। दूसरी तरफ हम फैम को देखते हैं, जो काफी कंफ्यूज था और सोच रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फैम को ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी फिर से बन रही है, मानो उसके शरीर की एक एक मसल ग्रुप्स टूट के फिर से बन रही हो। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद भी उसको बहुत ज्यादा पावर नहीं मिली थी, जिस वजह से वो सोच रहा था अगर मुझे मार्शल आर्ट सीखना है तो मुझे बहुत पैसे चाहिए होंगे। और हाँ, ये एक अच्छी बात है कि उन पिल्स को यूज कर लेने के बाद वो खत्म नहीं होते। इसके बाद ही अगली सुबह हम देखते हैं कि फैंग अपने दोस्तों के साथ सीनियर वोंग को पिकअप करने आया होता है। कुछ देर में उनके सीनियर वोंग वहाँ पर आ जाते हैं। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि वोंग को वो फ्लक्चुएशन महसूस नहीं हुई थी। और वोंग इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि वो फैंग को देखते साथ समझ जाता है कि वो फ्लक्चुएशन फैंग की वजह से ही हुई थी।
वोंग इन सब के बारे में ज्यादा नहीं बोलता, वो एकेडमी में चला जाता है और एक बहुत ही अच्छा सा स्पीच देता है। और वोंग की मोटिवेशनल स्पीच सुन के वहाँ पर बैठे सारे स्टूडेंट्स काफी मोटिवेट हुए थे। अब आज का दिन जैसे ही खत्म होता है तो शाम को वो सब बाहर थे, जहाँ पर वोंग फैंग और उनके दोस्तों को, जो कि बस उनको पिकअप करने आए थे, उनको अपना फोन नंबर देते हैं और कहते हैं अगर कभी कोई मुसीबत में पड़ जाओ तो तुम इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मैं यहाँ पर आने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद हम फैंग को देखते हैं जिसे अपने घर में कुछ काम आ गया था, जिस वजह से वो अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर में जाता है। लेकिन जैसे ही फैंग ऊपर वाले फ्लोर में जाता है तो वहाँ पर उसी टॉप क्रिमिनल को देखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्रिमिनल आखिर यहाँ पर कैसे आया, तो ये क्रिमिनल इनके पास रेंट पे रह रहा था। और तभी हम उस क्रिमिनल को देखते हैं जो कि सोच रहा था कि कहीं से पता तो नहीं लग गया कि मैं वही क्रिमिनल हूँ, जिस वजह से वो पहले फैंग को अंदर बुलाता है और चुपचाप से वहाँ पर कुछ देर वेट करता है। लेकिन फैंग को उसे देख के ही पता चल गया था कि वो वही क्रिमिनल है जिसके ऊपर बाउंड्री लगी है। वो जल्दी से जैसे तैसे करके वैंग को मैसेज कर देता है और बोलने लगता है कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। लेकिन वो पूरी बात बोल पाता उससे पहले ही वो क्रिमिनल उसके ऊपर एक जानलेवा हमला करता है। और इसके बाद वो सोच रहा था कि ये सिटी मेरे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, यहाँ पर सब लोग आजकल मुझे जानते हैं। और इसके बाद वो फैंग को पूरी तरीके से खत्म करने वाला होता है ताकि कोई भी क्लू ना बचे। लेकिन अचानक से जो फैंग की पावर है, जो कि उसको पिल से मिली थी, वो उसकी सारी थकावट को दूर कर देती है और वो फिर से खड़ा हो जाता है। इस बार फैंग उससे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो कहाँ ही लड़ पाता। और इस बार तो वो क्रिमिनल फैंग को पूरी तरीके से मार ही देता। लेकिन वहाँ पर तभी सीनियर वैंग आ जाते हैं और आते साथ एक ही शॉट में उस क्रिमिनल को बेहोश कर देते हैं। और इसके बाद वो वुमेन भी यहाँ से रेस्क्यू होकर चली जाती है। और इसके बाद शाम को हम वोंग को देखते हैं जो कि सोच रहा था कि आखिर इसने एक टॉप क्रिमिनल को इतनी देर तक रोक कैसे लिया। उस क्रिमिनल के पास से बहुत सारे अच्छे सप्लीमेंट्स मिले थे, यानी कि बहुत सारे स्टोन्स और ब्लड रिफाइनिंग पिल्स भी, जिनमें से कुछ चीजें जो कि वैंग को मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग में नंबर 1 होने में बहुत मदद करेंगे। और इसके बाद वैंग कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बातें भी फैंग को बताता है। वो कहता है कि कौन सी पिल्स कब लेनी चाहिए, जैसे कि फैंग ने भी जो ब्लड रिफाइनिंग पिल्स ली है वो तब लेनी चाहिए जबकि एक ट्रेनर शुरुआती दौर में हो। और ये पिल्स ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन तक ही काम करते हैं इन्हें लेने के बाद। और जब तुम फाइनली एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट बन जाते हो उसके बाद तुम्हें एक पिल की जरूरत पड़ती है जिसे कहते हैं ब्लड रिफाइनिंग एलिक्सियर। और हाँ, इसके बाद एक और पिल्स होता है जो कि बोन्स के लिए यूज किए जाते हैं। उन पिल्स का काम होता है कि वो धीरे धीरे हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे और एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आखिर में वैंग एक पिल के बारे में बताता है जो कि इंटरनल ऑर्गन्स के लिए होता है। जब हमारा बॉडी ब्रेक थ्रू कर रहा होता है तब उस पिल्स का काम आता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स ब्रेक थ्रू के दौरान डैमेज हो सकते हैं। आखिर में वैंग बोलता है कि इन मेडिसिन को कभी भी मत ले लेना, इनको लेने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। और इसके बाद हम वैंग को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठा था और बहुत ही खुशी खुशी उन पिल्स को देख रहा था। वो उन पिल्स को अपने सिस्टम को दिखाता है और जहाँ पर हमें पता है कि कुछ देर पहले हमें उस सिस्टम में उन पिल्स की वैल्यू 40,000 दिखा रही थी। अब ये सारे पिल्स के आ जाने के बाद उस सिस्टम में उस सब की वैल्यू मिलके 2 मिलियन दिखा रही है। फैम 2 मिलियन में से कुछ पॉइंट्स को अपने अंदर ट्रांसफर करता है ताकि वो थोड़ा सा पावरफुल बन सके। और इसके बाद फाइनली जब फैम मेजर करता है तो उसकी पावर 113 कैलोरीज निकलती है। अगले दिन ही मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का सिलेक्शन चालू हो चुका था और उस सिलेक्शन में सिलेक्ट होने का जो पासिंग क्राइटेरिया था वो 112 पावर्स था। वहाँ पर मौजूद सारे कॉन्टेस्टेंट्स पूरी अपनी पावर लगा रहे होते हैं ताकि वो सबसे ज्यादा पावर तक रीच कर सके। फैंग भी अपनी पूरी जान लगा देता है ताकि वो इस टेस्ट को क्लियर कर ले। धीरे धीरे वहाँ पर मौजूद सारे कॉन्टेस्टेंट हारने लगते हैं, लेकिन तभी भी हम देखते हैं कि फैंग अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है। और फैंग की ये पावर को देख के वहाँ पर मौजूद सारे कॉन्टेस्टेंट अलग ही शौक में होते हैं। ये टेस्ट खत्म हो जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि फैंग की जो पावर लेवल निकली थी वो 149 निकली थी। ये पावर लेवल लगभग वैंग के समान है जो कि फैंग ने इतनी जल्दी हासिल कर लिया था। और अब फाइनली टाइम आ चुका था जबकि फैंग जाकर अपना रिजल्ट अपने फैमिली को दिखाए। जब फैंग अपने फादर को अपना रिजल्ट दिखाता है तो उसके फादर बिल्कुल इमोशनल हो जाते हैं। उसके फादर और साथ ही साथ उसके मदर भी बहुत ज्यादा खुश थे। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग अपने सीनियर वैंग के पास जाता है जो कि उसको कांग्रेचुलेशंस बोलता है ये टेस्ट को क्लियर करने के लिए। और इसके बाद वैंग अपने मास्टर की बेटी से फैंग को इंट्रोड्यूस करवाता है। और इसके बाद वैंग थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और पास्ट को याद करता है जब उसके मास्टर जिंदा थे। ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए उसके मास्टर ने अपनी जान दे दी थी। हालांकि वैंग ने अपने मास्टर को बचाने की कोशिश की थी ये कहकर कि अगर आप चले जाते हैं तो मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा। लेकिन तब वैंग के मास्टर उसको डांट के चले जाते हैं और कहते हैं अगर ऐसा तुमने किया तो तुम्हें पाप लगेगा क्योंकि वो एक बच्ची है। तभी हम प्रेजेंट में वैंग को देखते हैं जो कि अचानक से फैंग के ऊपर हमला कर देता है और उसको बोलता है कि तुम्हारी बॉडी अभी भी बहुत कमजोर है।
और क्योंकि अभी फैंग एक अच्छे स्कोर से पास हो चुका था तो वैंग उसको कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में बताता है जिसमें वो भी एडमिशन ले सकता है। उसमें से वैंग एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताता है जिसका नाम मॉड यूनिवर्सिटी था। अब वैंग ने टोटल 4 यूनिवर्सिटीज के नाम बताए थे, लेकिन मॉड यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। उस यूनिवर्सिटी में लिटरली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन्स आते हैं, तो वहाँ पर फैंग के लिए जो कंपटीशन होगा वो काफी ज्यादा होगा और वहाँ पर जो रिफाइनरी पिल्स मिलते हैं वो थोड़े सस्ते भी मिलते हैं। इसके बाद ही हम फैंग को देखते हैं जो कि स्टेशन में होता है और उसकी पूरी फैमिली साथ ही में वैंग उसको छोड़ने के लिए आई होती है। इसके बाद ही हम देखते हैं फैंग को जो कि फाइनली मॉड यूनिवर्सिटी के पास पहुंच चुका था और फैंग यूनिवर्सिटी के गेट को देख के ही चौंक गया था क्योंकि आखिर वो गेट कितना बड़ा था। और तभी वहाँ पर उसका एक सीनियर आता है जिसका नाम फैंकलिंग था, जो कि एक स्वॉर्ड को घुमाते हुए कहता है कि ये सच में एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। और उसके बाद ही कहता है कि ये गेट हमें रिमाइंड करवाता है कि हमारी औकात जितनी भी बड़ी हो इसके सामने हमेशा छोटी रहेगी। हमें पता चलता है कि फैंकलिंग वैंग का एक राइवल है, जिस वजह से वो फैंग को भी ज्यादा अच्छे से ट्रीट नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग एडमिशन करवाने के लिए रिसेप्शन में अपना फॉर्म को उनको दिखाता है और वो रिसेप्शनिस्ट ये देख के हैरान थी कि फैंग 1 महीने के अंदर ही 2nd लेवल ऑफ बोन टेम्परिंग पर पहुंच चुका है, क्योंकि बहुत टैलेंटेड पर्संस को भी ऐसे लेवल पर पहुंचने के लिए 6 महीने लग जाते हैं। जब वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट कंफर्म होने के लिए फैंग का एक और टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि वो 2nd नहीं 3rd लेवल पर पहुंच चुका है। और ये चीज सुनकर वहाँ पर मौजूद जितने जन भी थे सब लोग बहुत ज्यादा चौंक गए थे। और क्योंकि फैंग अभी एक बहुत ही अच्छे लेवल पर था तो जो जितनी अच्छे लेवल पर होगा उसको उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, तो वहाँ पर रहने के लिए उसे एक बहुत ही ज्यादा लग्जरियस होटल भी दिया जाता है। फैंग को उसके होटल तक पहुँचाने के लिए वहाँ पर उसकी एक सीनियर यून उसको होटल तक पहुँचाने में हेल्प करती है। रास्ते में उसकी सीनियर यून उससे कहती है कि ये कॉलेज सच में एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, यहाँ तुम्हें सब कुछ बहुत ज्यादा लग्जरियस देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर हर समय अपना माइंड को बहुत ही ज्यादा कूल रखना होगा, क्योंकि मार्शल आर्ट्स में स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज्यादा पेशेंस और धीरे धीरे बहुत ज्यादा थकावट भरा काम होता है। कुछ भी हो, यहाँ पर फैंग अपना लग्जरियस होटल देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। तभी पड़ोस में रहने वाला एक स्टूडेंट जिसका नाम चोंग था वो उससे मिलने आता है और कहता है कि फैंग तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। और इसके बाद चोंग कहता है कि तुम्हारा मास्टर वैंग जब यहाँ पर पहली बार एडमिशन लिया था तो मैंने सुना है कि उसने सब जन को एक ही दिन में हरा दिया था। वो सच में एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट है और मैं ये भी एग्री करता हूँ कि तुम तो अभी मेरे से ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि मैंने सुना कि तुम अभी 3rd बोन टेम्परिंग लेवल पर हो और जहाँ पर मैं तो बस 1 लेवल का मार्शल आर्टिस्ट हूँ। अब ये सब बातें खत्म हो जाने के बाद ये सब मिलकर एक फील्ड में जाते हैं, क्योंकि उस फील्ड में अभी सबको बुलाया गया था ताकि वो लोग मीटिंग कर सके। फैंग और उसके दोस्त तो टाइम पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जो लोग टाइम के बाद आते हैं वहाँ पर उनको घुसने नहीं दिया जाता, जिस वजह से वो लोग कंप्लेन करने लगते हैं और कहते हैं कि हम लोग बस 2 मिनट ही तो लेट हुए थे। लेकिन तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं जो कि अपना ऑरा को रिलीज करते हैं, जिससे कि सब लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। टीचर बहुत ही गुस्से में और बिल्कुल सीरियसली कहता है कि जो लोग लेट हो गए हैं वो लोग यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते। मॉड एकेडमी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एकेडमी है और हम सब तुमसे ये उम्मीद करते हैं कि तुम लोग डिसिप्लिन में रहोगे। और इसके बाद टीचर बोलते हैं कि जो जो लोग लेट हो गए हैं उनके 20 क्रेडिट पॉइंट्स हम लोग माइनस कर लेंगे। अगर आपको आइडिया नहीं है तो 1 क्रेडिट पॉइंट का दाम बाहर की दुनिया में 30,000 रुपए है और एक न्यू कमर को एकेडमी में बस 50 क्रेडिट पॉइंट्स ही दिया जाता है। और ये सुन के वहाँ पर जो लोग लेट हुए थे सब लोग बहुत ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। तभी यहाँ पर धीरे धीरे सारे टीचर्स आ जाते हैं और एक से एक टीचर बढ़कर थे। आने के बाद वहाँ पर सारे टीचर्स मिलकर अपना ऑरा को रिलीज करते हैं, जिससे कि वहाँ पर बैठे जितने भी लोग थे सब लोग पीछे चले जाते हैं। लेकिन हमारा फैंग इस चीज को एक चैलेंज की तरह लेता है और वहाँ पर अपना पावर को रिलीज करते हुए वहीं पर डटे रहने की कोशिश करता है। ये देखकर वहाँ पर टीचर्स इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं कि तुम अभी तक एक मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं बने, फिर भी तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। और हम देखते हैं इसके बाद वहाँ के हेड मास्टर को, जो कि आता है और वो एक 8th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट था। उसका ऑरा वहाँ पर मौजूद सारे लोगों से बिल्कुल ही डिफरेंट था। तब वहाँ पर जो सबसे पहला टीचर था वो कहता है कि तुम सबको एक सबसे हाई ग्रेड का ब्लड रिफाइनिंग पिल दिया जाएगा और साथ ही साथ कुछ देर में तुम लोगों का ट्रेनिंग भी हम लोग चालू करने वाले हैं। ट्रेनिंग सेक्टर में टोटल 9 फ्लोर्स है, लेकिन तुम जैसे बिगिनर्स को सिर्फ 4th फ्लोर तक ही जाने का इजाजत है। इस बिल्डिंग में मौजूद हर फ्लोर एक अलग अलग चीज को स्पेसिफाई करती है, जिससे कि तुम्हें मदद मिलेगी एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बनने में। कंपटीशन का मेन रूल यही होता है कि जो जिस फ्लोर में एंड में रहेगा उससे उसी कॉलेज में असाइन कर दिया जाएगा। यानी कि बेसिकली यहाँ पर लोगों को एक दूसरे से लड़कर ऊपर जाना है, जिससे कि उसको एक अच्छा कॉलेज और अच्छा लाइफस्टाइल मिल सके।
हमें ये भी बताया जाता है कि हर फ्लोर में ज्यादा से ज्यादा 400 लोग ही रह सकते हैं और अगर टाइम खत्म होने के बाद कोई दूसरे फ्लोर में आता है तो उसे वहीं पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा और साथ ही साथ उसके 30 क्रेडिट पॉइंट भी ले लिए जाएंगे। अब इसका मतलब यही है कि जो जितना ऊपर जा सकता है उसको उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं वो सभी को बिल्डिंग के अंदर, जहाँ पर फैंग बोलता है कि तो ठीक है, फाइटिंग चालू हो चुकी है और मैं तुम्हें मिलता हूँ 4th फ्लोर में। ये सुन के डोंग बोलता है कि अरे भाई कहाँ भाग रहा है, मेरे को तो लेके जा। हम देखते हैं फैंग जब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था तो उसके सामने बहुत जन आते हैं, लेकिन फैंग के लिए वो कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। वो इतने ज्यादा वीक थे कि फैंग को लग रहा था कि इनको कोई क्लास 2 का बच्चा भी हरा सकता है। ऊपर जाते जाते वो सोच रहा था कहीं यहाँ पर वैंग ने मेरे को कोई गलत इंस्टीट्यूशन तो नहीं बता दिया, क्योंकि उसने बोला था कि यहाँ पर बहुत कॉम्पिटिटिव लोग मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर 1-2 को छोड़कर कोई भी सीरियस नहीं लग रहा था जो कि सच में मार्शल आर्ट सीखना चाहता हो। दूसरी तरफ हम डोंग को देखते हैं जो कि अच्छा खासा लड़ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक मोटा आता है जो कि उसके पैर को खाने लगता है। अगले सीन में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि सबसे पहला था, जो कि 4th फ्लोर में पहुंचा था। नहीं पता क्यों, लेकिन वहाँ पर फैंगलिंग भी था जो कि वहाँ पर उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। करीबन 1500 स्टूडेंट्स में से 100 या 200 बंदे ही होते हैं जो कि 4th फ्लोर तक पहुँच पाते हैं। हमें पता है कि एक फ्लोर में ज्यादा से ज्यादा 400 लोग ही रह सकते हैं और धीरे धीरे 4th फ्लोर भी भर रहा था और अभी तक फैंग वहाँ पर नहीं पहुँचा था। लेकिन जैसे ही वहाँ पर डोंग आता है उसके 5 मिनट के अंदर ही फैंग भी वहाँ पर आ जाता है। फैंग 4th फ्लोर पर पहुँच तो गया था, लेकिन वो काफी डिसअपॉइंटेड और बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो वहाँ पर आते साथ जोर से सबको बोलता है कि मैं इस इंस्टीट्यूशन में बस इसीलिए आया था ताकि मेरे को हाई कंपटीशन मिल सके, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर सब लोग बिल्कुल कमजोर और 1 नंबर के गधे हैं। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फैंग को एक घमंडी पागल बुलाने लगते हैं। ये सब देखकर वहाँ पर प्रिंसिपल बहुत ज्यादा दुखी था और सोच रहा था इस साल कोई अच्छा बंदा आया ही नहीं है। और तब प्रिंसिपल वहाँ पर अनाउंस करता है कि आधे घंटे के अंदर जो भी फैंग को हरा देगा उसे 1 क्रेडिट पॉइंट मिलेगा। बस एक रीजन मिल गया उन लोग को फैंग को मारने के लिए। अब 1 क्रेडिट पॉइंट के चक्कर में वहाँ पर सब लोग मिलकर फैंग के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन गाइस ये मत भूलना कि हमारा फैंग उसके मास्टर वैंग के लेवल पर पहुँच चुका है। तब फैंग और डोंग मिलकर वहाँ पर मौजूद सब लोग को बहुत बुरी तरीके से हरा देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर हमें एक पिंक हेयर वाली लड़की दिखाई जाती है जो कि अचानक से फैंग के ऊपर हमला करती है। जैसे वो दिख रही है उसके ऊपर मत जाना, क्योंकि उसने वैंग को बहुत अच्छी टक्कर दी थी। लेकिन आखिर में फैंग उसको ब्लॉक कर लेता है एक दूसरे आदमी के फेस की मदद से। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की जिसके बाल ब्लू थे वो एक प्लान बनाती है जिससे कि फैंग और डोंग अलग अलग हो जाते हैं और फैंग को सब लोग घेर लेते हैं। जहाँ पर वो ब्लू वाली लड़की कहती है कि अब तुम क्या करोगे, और उसके बाद वो सारे मिलकर फैंग के ऊपर हमला कर देते हैं। फैंग बहुत ही मुश्किल से सबको एक साथ मैनेज कर रहा था, जहाँ पर वो ब्लू वाली लड़की दूसरी तरफ डोंग के ऊपर हमला कर देती है और क्योंकि डोंग तो आराम कर रहा था जिस वजह से वो आराम से डोंग को हरा देती है। दूसरी तरफ हम रिसेप्शन में बैठे हुए टीचर्स को देखते हैं जो कि ये देख रहे थे कि आखिर फैंग एक नॉर्मल सा लड़का इतना ज्यादा ताकतवर हुआ कैसे, क्योंकि उसके फैमिली बैकग्राउंड में भी ऐसा कोई है नहीं जो कि उसको ताकतवर बना सके। दूसरी तरफ हम डोंग को देखते हैं जो बहुत बुरी तरीके से हार गया था और यहाँ पर फैंग को तो बहुत मुश्किलें हो रही थी, क्योंकि लगभग 20 से 25 लोग उसके ऊपर एक साथ हमला कर रहे थे और फैंग सबके सामने सिस्टम का यूज भी नहीं कर सकता, जिस वजह से वो एक छोटा सा पिल खा लेता है जिससे कि उसे थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है। और जैसे ही फैंग को एनर्जी मिलता है तो वो हवा में उड़ने लगता है, जिसके साथ ही वह टाइमर भी खत्म हो जाता है। जिस टाइम के अंदर फैंग को हराने के लिए बोला गया था वो टाइम अभी खत्म हो चुका है, जिस वजह से फैंग को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। जहाँ पर प्रिंसिपल सबको कहता है कि ये बेइज्जती याद रखना, क्योंकि इतने टाइम में भी तुम लोग एक मार्शल आर्टिस्ट को भी नहीं हरा सकते। और अभी वहाँ पर मौजूद जितने भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए थे सबको ये मौका दिया जाता है कि वो लोग अपने अपने टीचर को चुने। अगले दिन सुबह हम सारे लोगों को देखते हैं जो कि अपने अपने टीचर को चुन रहे थे। हम फैंग को देखते हैं जिसे कि समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे कौन से टीचर के पास जाना चाहिए। तभी फैंग का ध्यान एक टीचर जिसका नाम एंड्रयू है उसके तरफ जाता है और वो टीचर बस चाहती है कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा 20 स्टूडेंट्स हैं जिनको वो अच्छे से ट्रेन कर सके। जब फैंग वहाँ पर जाता है तो एंड्रयू कहती है कि मैं पहले से बता दूं कि अगर तुम्हें अपनी हेल्थ की चिंता है तो मेरे पास मत आना, क्योंकि मैं पहले ही बता दूं जो भी मुझसे ट्रेनिंग लेता है वो काफी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग लेता है और उसकी हेल्थ कभी ठीक नहीं रहती। एंड्रयू को ये भी पता होता है कि जो फैंग का बैकग्राउंड है वो कोई बहुत ज्यादा रिच बैकग्राउंड नहीं है, जिस वजह से वो ये ऑफर करती है कि अगर तुम मेरे पास पढ़ोगे तो मैं तुम्हें अनलिमिटेड पिल्स देने के लिए रेडी हूँ। और क्योंकि तुम्हारे इस स्कूल में बहुत सारे दुश्मन हैं, क्योंकि तुमने आते साथ ही जो ये सब कांड कर लिया, इसीलिए तुम्हें हद से ज्यादा स्ट्रांग होना होगा, वरना तुम्हें कोई भी मार के चला जाएगा। अब ये सब चीजें सुनने के बाद वो ज्यादा नहीं सोचता और फैंग एंड्रयू के पास रजिस्टर करवा लेता है। अगले दिन से फैंग की ट्यूटरिंग क्लास चालू होती है, जहाँ पर वो सबसे पहले उसे कुछ बेसिक चीजें बताती है। एंड्रयू बताती है कि अगर तुम्हें सबसे पहले स्ट्रांग बनना है तो तुम्हें अपनी बॉडी के सारे चैनल्स को खोलना होगा, जिससे कि तुम्हारे ब्लड को ज्यादा से ज्यादा जगह मिले कि वो पास कर सके।
वो कहती है कि सबसे पहले तुम्हें ऑर्गन प्रोटेक्टिव पिल्स और बोन रिफाइनिंग पिल्स लेने चाहिए, जिससे कि तुम्हारे ऑर्गन सबसे ज्यादा बेस्ट रहेंगे, और ये बेस्ट होगा अगर तुम्हें रैंक 1 तक पहुंचना है तो। और इसके बाद एंड्रयू फैंग को कुछ ब्लड रिफाइनिंग पिल्स देती है, जिससे कि उसके बाकी गेट्स खुल सके। जैसे ही फैंग उन ब्लड रिफाइनिंग पिल्स को लेता है तो उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी फ्लो करने लगती है और उसके बाकी के गेट्स भी खुल जाते हैं। और ये देख के वो काफी खुश हो जाता है और कहता है, अरे एंड्रयू मैडम, मेरे को बहुत ज्यादा खुशी है कि आप मेरे टीचर हो। लेकिन ज्यादा करने की वजह से उसे 1-2 थप्पड़ मिल जाता है और वो सो जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग, एंड्रयू और एक स्टूडेंट जो कि वही ब्लू वालों वाली लड़की थी, वो सब मिलकर किक्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। और जैसे ही एंड्रयू एक किक मारकर वो दोनों को दिखाती है तो वो दोनों ही चौंक जाते हैं, क्योंकि एंड्रयू की किक काफी ज्यादा ताकतवर थी। तब एंड्रयू कहती है कि अगर तुम्हें ऐसे किक्स मारने हैं तो तुम्हें अपने ब्लड को एक जगह पर फोकस करना होगा, जिससे कि तुम्हारे किक्स की फोर्स 10 गुना हो जाएगी और वो काफी असरदार होगा। तब हम देखते हैं फैंग को, जो कि दिमाग लगाते हुए अपने बोन टेम्परिंग के साथ अपने ब्लड को मिक्स कर कर एक जगह पर बहुत ही असरदार किक मारता है। लेकिन वो थोड़ा उल्टा हो जाता है, क्योंकि फैंग का जो पैर था उसमें क्रैक आ चुका था। अब शाम को फैंग हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन उसका पैर अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था। हॉस्पिटल में जाके वो जब उन पिल्स को खरीदने की कोशिश करता है जिससे कि बोन्स ठीक होते हैं, तब उनका प्राइस देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि एक बोन ठीक करने वाले पिल्स का दाम करीबन 1 मिलियन रुपीस था बाहर के वर्ल्ड में। और अच्छा हुआ कि ट्रायल के दौरान उसने सारे क्लासमेट्स को हराकर कुछ पैसे कमाए थे, जिस पैसे की मदद से वो उस पिल्स को खरीद लेता है। और जब इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद वो वापस जा ही रहा होता है कि उसके सामने 3 सीनियर्स आ जाते हैं, और उन सीनियर्स के छोटे छोटे भाइयों को वैंग ने हराया था, जिस वजह से वो सीनियर्स कहते हैं कि मैं अभी वैंग को बहुत ही बुरी तरीके से मारूंगा और उसके बाद वैंग को दिखाऊंगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वैंग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि आखिर वो उसकी टीचर की इज्जत की बात है। इसके बाद ही हम सबको फाइटिंग रिंग में देखते हैं, जहाँ पर एक सीनियर सबसे पहले हमला करता है फैंग के ऊपर, लेकिन फैंग उस अटैक को डॉज कर सीनियर को ही मार देता है। और हाँ, फैंग का तो अभी पैर भी टूटा हुआ है, लेकिन वो फिर भी लड़ाई कर रहा है। और इसके बाद फैंग अपनी टीचर की बोली हुई बात को याद करते हुए ऊपर जंप करता है और अपने सारे ब्लड एनर्जी को अपने पैरों पर इकट्ठा करके एक बहुत ही खतरनाक वाला किक उनके ऊपर करता है, जिससे कि वो तीनों ही सीनियर्स काफी बुरी तरीके से हार जाते हैं। रेफरी तो अलग ही शौक में था कि एक नया आया वो बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। तभी हमें एक प्लॉट ट्विस्ट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये सारी फाइट वहाँ पर पीछे से खड़े होकर वैंग भी देख रहा था। वैंग कहता है कि अगर किसी भी सीनियर को मेरे स्टूडेंट से परेशानी है तो वो मेरे से आकर डायरेक्ट लड़ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं फैंगलिंग को, जो कि वैंग और फैंग के साथ बैठा हुआ था। अब ये तो है कि फैंगलिंग अपने कोई काम के लिए ही वैंग के साथ बैठा हुआ है। अब कुछ देर बाद वैंग बोलता है कि कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पर एक और बहुत ही बड़ा टेस्ट होने वाला है। वैंग कहता है कि मुझे ये एग्जाम के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन फैंग तुम्हें जल्दी से जल्दी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेना चाहिए। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सबको देखते हैं रिसेप्शन में, जहाँ पर टीचर इसी टेस्ट के बारे में कह रहे थे कि ये टेस्ट 1 महीने के अंदर चालू होने वाला है, और ये टेस्ट सिर्फ हमारे स्कूल के अंदर ही नहीं बाकी भी 5-6 स्कूलों के साथ होगी। तो ये काफी जरूरी है कि ये टेस्ट हमारे स्कूल में से ही कोई जीते, जिससे कि हमारे स्कूल की रेपुटेशन बने रह सके। जो भी इस कंपटीशन को जीतता है उसे बहुत सारे हाई ग्रेड के पिल्स और बहुत सारे बोन रिफाइनिंग पिल्स भी फ्री में मिलेंगे, और जो भी इस टेस्ट को जीतता है उसे 20% का बूस्ट भी मिलेगा। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल मिस एंड्रयू के ऊपर बहुत भरोसा लगाए बैठा होता है, क्योंकि उसके टीम में ही फैंग होता है। मुझे नहीं पता कि फैंग से सबको इतनी ज्यादा उम्मीदें क्यों है, लेकिन अभी उसको बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलने वाली है। हम देखते हैं इसके बाद बहुत दिनों तक फैंग बहुत कड़ी ट्रेनिंग करता है। उसको तो एक वेपन भी दिया जाता है, लेकिन वो उस वेपन को अच्छे से चला नहीं पा रहा। यहाँ तक कि उसने उस वेपन को चलाते चलाते एक बार तो एकेडमी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ वो उस वेपन को यूज करना सीख जाता है, और सिर्फ वही नहीं, उसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहे थे। और फाइनली वो दिन आ जाता है जब फाइटिंग चालू होने वाली थी। ये मैच सच में मॉडर्न यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत ही बड़ी मैच है। अब इस कंपटीशन को मजेदार बनाने के लिए वहाँ पर वो होस्ट आता है, जो कि अपना नाम ल्यूक बताता है। और तब ल्यूक कहता है कि ये कोई नॉर्मल टूर्नामेंट नहीं है, तो क्राउड्स प्लीज तुम लोग शांति से बैठना, क्योंकि एक बहुत ही इंटेंस मैच होने वाला है। और यहाँ पर फैंग की छोटी बहन भी आई होती है, जो कि फैंग को चीयर करने वाली थी। अगले सीन में हम फैंग की छोटी बहन और उसके कुछ दोस्त को देखते हैं, जो कि उसके पास आते हैं। उसकी छोटी बहन को देखकर फैंग काफी ज्यादा खुश था, और वो बोलता है कि अभी मुझे कुछ भी कर इसे जीतना होगा।
और इसके बाद ही हम ल्यूक को देखते हैं जो कि कहता है कि ये टूर्नामेंट चालू हो चुका है और अभी एक एक करके सारे टीम्स के लीडर स्टेज पे आएंगे। इसके बाद ही पहला एकेडमी आता है जिसके स्टूडेंट्स रेड कपड़े पहने हुए थे और उस एकेडमी का नाम जेंग्यू एकेडमी था और उस टीम के लीडर का नाम हैंग था जो कि अपने टाइम में एक बहुत ही खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट रह चुका था। इसके कुछ ही देर बाद हमें ग्रीन टीम भी दिखाया जाता है और येलो टीम भी दिखाया जाता है जो कि आते हैं। आखिर में ल्यूक हमारे फैंग की टीम को भी बुलाता है, कहता है कि ये टीम अभी अभी बनी है और इस टीम के लीडर का नाम फैंग है जो कि एक कंप्लीट न्यू स्टूडेंट है। और इसके बाद ही हमें सारे कैप्टन दिखाए जाते हैं जिनके पेयर्स मैच होने वाले थे, यानी कि आखिर ये सब लोग एक दूसरे से कैसे और किस फॉर्मेट में लड़ेंगे। और जैसे ही रिजल्ट सामने आता है तो हमें दिखाया जाता है रेड टीम ग्रीन टीम का सामना करेगी, जहां पर ब्लू टीम येलो टीम का सामना करेगी। और जब दोनों में से ही एक एक जन जीत जाएंगे तब उसके बाद दोनों में ही फाइनल्स को करवाया जाएगा। इसके बाद ही के सीन में हम देखते हैं कि पहला राउंड चालू हो चुका था जहां पर रेड और ग्रीन टीम के लीडर्स एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। जहां रेड टीम के लीडर का नाम तो हमें पता ही है जो कि हैंग है और ग्रीन टीम के लीडर का नाम सू है। सू बिना देरी करते हुए अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करते हुए हैंग के ऊपर हमला करता है। हैंग अचानक से हमले को देखकर थोड़ा चौंक गया था लेकिन उसे ब्लॉक कर लेता है और इसके बाद ये सू एक और अपना अटैक करता है जिसका नाम हेवनली क्लैश था, लेकिन नहीं पता कैसे हैंग उस अटैक को भी ऊपर जंप कर डॉज कर लेता है। और इसी के साथ हैंग अपने सिग्नेचर मूव का इस्तेमाल करता है जिसका नाम द राइजिंग सन था, लेकिन इस बार सू ने एफर्टलेसली हैंग के सिग्नेचर मूव को भी ब्लॉक कर लिया था। वहाँ पर बैठी ऑडियंस बिल्कुल शॉक थी कि आगे क्या होने वाला है। जहाँ पर हम हैंग को देखते हैं जो अचानक से सू के पीछे चले जाता है और अपने स्वॉर्ड को सू के ऊपर रख देता है। और क्योंकि अभी हैंग का जो स्वॉर्ड था वो सू के चेस्ट के ऊपर था तो सू को लग रहा था कि उसका खेल खत्म हो गया, लेकिन तब हैंग ने अपने स्वॉर्ड को थोड़ा सा ढीला कर दिया था जिस वजह से सू को लगता है कि वो अभी भी बच सकता है। लेकिन ये सब हैंग का ही प्लान होता है और जैसे ही सू हिलने की कोशिश करता है तो वो फिर से उसको हरा देता है। इसके बाद ही हम वैंग को और फैंगलिंग को देखते हैं जो कि एक साथ थे, जहाँ पर फैंगलिंग कहता है कि मैं बेट लगा सकता हूँ कि सेकंड राउंड में तुम्हारा स्टूडेंट फैंग उसके सेकंड राउंड में टिकने का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन वैंग उसे चुप रहने के लिए बोलता है और ज्यादा बकबक करने के लिए मना करता है। और इसके बाद ही हम ल्यूक को देखते हैं जो कहता है ठीक है ब्रेक ओवर हो चुका है और अभी टाइम है सेकंड राउंड का। सेकंड राउंड चालू होने से पहले ही हम देखते हैं फैंग के पास उसकी छोटी बहन आती है जो कि उसको रोते रोते कहती है कि प्लीज मत जाओ भैया। बेसिकली यहाँ पर उसकी छोटी बहन को उसकी चिंता हो रही थी, लेकिन फैंग ये कहते हुए जाता है कि इतनी दूर आ जाने के बाद मैं इस अरेना से मुड़ नहीं सकता। इस मैच को पूरी वर्ल्ड वाइड में लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। यहाँ तक कि हम फैंग के फादर को देखते हैं जो कि अपनी ऑफिस से छुट्टी लेकर टूर्नामेंट को ही देख रहे थे। दूसरी साइड हम रिपोर्टर को देखते हैं जो पहली बार फैंग का इंट्रोडक्शन दे रहा था। हर एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह ही फैंग का जो सिग्नेचर मूव था उसका नाम था द लेजेंडरी लायन रोर और ये सिग्नेचर मूव को ऐसा माना जाता है कि ये 1 लाख में से एक बंदा ही कर सकता है। तभी फैंग का ओपोनेंट पूछता है तो क्या तुम सच में इसको यूज कर सकते हो, लेकिन सामने से फैंग कोई भी आंसर नहीं देता। कोई रिप्लाई भी ना मिलने के वजह से उसका ओपोनेंट बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और ईगो पे लेके उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन उसके अटैक को फैंग ऐसे रोकता है जैसे वो कुछ था ही नहीं। फैंग स्टार्टिंग से ही अपने पावर्स को उसके सामने छुपा रहा था। और इसके बाद ही हम फैंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज करता है। उसने अपने वेपन को 2 हिस्से में डिवाइड कर लिया था और एक हिस्से से उसने उसको एक नाइफ बनाकर उसके ऊपर हमला किया था। और इसके बाद फैंग अपने टीचर के सिखाए हुए मूव का इस्तेमाल करता है और इस अटैक को फैंग ने मास्टर कर लिया था, जिस से इस एक ही अटैक की वजह से येलो टीम बाहर हो जाती है और यहाँ पर ब्लू टीम यानी कि फैंग की जीत होती है। और फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि फैंग के हेटर्स अभी ये मैच देखने के बाद कुछ नहीं बोल सकते। हमें पता चलता है कि इसके बाद का मैच भी फैंग ही लड़ने वाला है क्योंकि अभी तक उसका मैच खत्म नहीं हुआ। तब हम येलो टीम के कैप्टन को देखते हैं जो सोच रहा था कि मैं कुछ भी कर इसका ट्रम्प कार्ड को निकाल के रहूंगा। आखिर एक न्यू कमर इतनी जल्दी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, और अगर वो ऐसे अटैक्स यूज करता है तो ज्यादा से ज्यादा पिल्स लेने के बाद भी वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो सकता। लेकिन तभी हम फैंग को देखते हैं जो 2 गोली के साथ ही अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रिकवर कर लेता है। ये देखकर कैप्टन तो बिल्कुल घबरा जाता है और बोलता है आखिर ये किस टाइप का आदमी है। तभी ल्यूक कहता है कि बस उसने ये 2 पिल्स खाकर अपने पावर को रिकवर नहीं किया, साथ ही वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। ये सब सुन के वहाँ पर बैठे प्रिंसिपल और टीचर्स भी बहुत ज्यादा चौंक गए होते हैं और प्रिंसिपल कहता है कि इसके पास जरूर कोई मॉन्स्टर की बॉडी होगी जो इतनी जल्दी ये पिल्स को हजम कर पा रहा है। इसके बाद ही हम देखते हैं सेकंड राउंड चालू होता है जहाँ पर एक येलो टीम का बंदा जिसका नाम चेन होता है वो बिना इंट्रोडक्शन के ही फैंग के ऊपर हमला करना चालू कर देता है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर एक ऐसा बंदा जिसने 2 महीने भी ढंग से ट्रेनिंग नहीं की वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है।
चैंग हमला पे हमला किए जा रहा था, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग को तो मजा आ रहा था। तब फैंग ऊपर जंप कर एक स्ट्रेट किक चैंग के छाती पर मारता है, जिससे वो एक ही बार में नॉकआउट हो जाता है और हमारे हीरो ने सेकंड राउंड भी बहुत इजीली जीत लिया था। अब ये सब देखने के बाद वहाँ पर बैठी क्राउड बिल्कुल चौंक जाती है और हम देखते हैं ल्यूक बोलता है, तो क्या फैंग तुम्हें अभी भी कंटिन्यू करना है? फैंग अपना सिर्फ सिर हिलाता है और हम तब देखते हैं येलो टीम के कैप्टन को, जो सोच रहा था मैंने शायद इस बंदे को मिसअंडरस्टैंड कर लिया। और इस बार बिना रेफरी को बोले हुए ही येलो टीम का कैप्टन खुद जाता है और फैंग के ऊपर हमला करने लगता है। फैंग मुश्किल से ही उसके अटैक को डॉज करता है और कंप्लेन करता है कि मैंने अभी तक पिल्स लेके मेरे बॉडी को रिकवर भी नहीं किया। लेकिन भूलो मत, ये हमारा फैंग है जिसके पास एक लेवल अप सिस्टम है। सबको हैरान करते हुए वो फिर से अपने कुछ स्किल्स की मदद से हवा में उड़ने लगता है। वहाँ बैठे टीचर सोच रहे थे कि आखिर इतने कम टाइम के अंदर इसको इतना कुछ प्रैक्टिस करने का टाइम मिला कहाँ से। और इसके